वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम भारत का जो बजट है 2024 इसको हम लोग देखने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम लोग इसको रिवीजन करेंगे और ये क्लास आपको साल भर जो है, जब तक अगला वाला बजट नहीं आ जाता है तब तक आपको ये एग्जाम में फ़ायदा करेगी, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर हम लोग जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो ये जो बजट आया हुआ है 2024-25 के लिए, तो ये अंतरिम बजट है 2024-25 के लिए, यानी कि यहाँ पर जो है कोई भी नई योजना नहीं शुरू की गई है। जो पुरानी योजनाएं थीं उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कब कौन सी योजना शुरू की गई है, जो कि एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है। इसके अलावा से कहाँ से धन आता है और कहाँ पर खर्च होने वाला, ये सब भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो बजट का इतिहास है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको देख लेते हैं। तो ये बजट जो है ये अंतरिम बजट है 2024-25 के लिए, क्योंकि अगले साल, अभी इसी साल जो है चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बाद जो है पूरा बजट एक बार दोबारा आएगा। जो इस बार का बजट है इसको पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और इन्होंने छठी बार जो है बजट पेश किया है। कब पेश किया गया है? 1 फरवरी 2024 को। बात करें अगर ब्रिटिश भारत का पहला बजट जो है 1860 में पहली बार जो है जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। भारत का पहला बजट 1947 में षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था, और ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। कौन? षणमुखम शेट्टी। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछे गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मेथाई के द्वारा पेश किया गया था। कब किया गया है? 1950 में, क्योंकि हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुए थे। तो यहाँ पर जो है गणतंत्र भारत का अगर पूछेगा तो जॉन मेथाई ने इसको पेश किया है, लेकिन भारत का पहला बजट जो है षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था इंतरिम। सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया है वो किया है मोरारजी देसाई ने। इसके अलावा पहली महिला बजट पेश करने वाली कौन है? तो ये हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ये प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्री भी थी, तब इन्होंने बजट को पेश किया था। पहली पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला जो है वो निर्मला सीतारमण है। बजट का अगर बात की जाए तो उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। और आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में यहाँ पर प्रावधान है, और इसी को हम लोग जो है बजट कहते हैं। बजट जो है ये मनी बिल होता है, और ये सबसे पहले पेश लोकसभा में किया जाता है, क्योंकि मनी बिल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति से जो पूर्व अनुमति है वो लेनी होती है। जो इस बार का बजट है ये बेस्ड है विकसित भारत @ 2047 में हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, इसी पर ये बजट जो है पेश है कि हमको 2047 तक विकसित भारत जो है वो बनाना है। यहाँ पर विकास का मंत्र दिया गया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो कि मोदी जी का नारा भी है। जीडीपी के यहाँ पर दो टर्म बताए गए हैं, जीडीपी और एफडीआई, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीडीपी आप लोग जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बताया है कि जी का मतलब है गवर्नेंस, डी का मतलब डेवलपमेंट और पी का मतलब परफॉर्मेंस, यानी कि गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, यानी कि जीडीपी। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। एफडीआई का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया, फर्स्ट डेवलप इन इंडिया। तो एफडीआई का मतलब वैसे तो आप लोग जानते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो बजट में इसके बारे में बताया गया है फर्स्ट डेवलपमेंट इन इंडिया। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा भारतीयों की उम्मीदों को पूरा करने वाली त्रिवेणी जो है, यानी कि ट्रिनिटी जो है, वो हो जाएगी डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी जो है। डेमोक्रेसी तो हम लोगों की है ही है, डेमोग्राफी जो है ये भी सबसे ज़्यादा हमारी जनसंख्या भी है, और डाइवर्सिटी तो हर जगह आपको मिल ही जाएगी पूरे भारत में। तो ये क्या है? विकसित भारत को यहाँ पर बढ़ावा देंगी। इसमें बताया गया है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से छुटकारा दिलाया है। तो इसमें कई नई योजनाएं तो आएंगी नहीं, पुरानी योजनाओं में जो धन आवंटित किया गया या फिर सरकार ने यहाँ पर क्या अचीव किया उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर एक योजना बताई गई थी पीएम जनधन योजना, ये आप लोग जानते ही हैं कि इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे, और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। कब आई थी?
28 अगस्त 2014 को आई थी पीएम जनधन योजना, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में भी यहाँ पर बताया गया था और इसको शुरू किया गया था 1 जून 2020 को। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडरों के लिए इसको शुरू किया गया था, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। रेडी पटरी वाली जो होते हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया था, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम जनमान योजना जो है इसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और ये शुरू की गई थी पीवीटीसी के लिए, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो हैं इनके लिए पीएम जनमन योजना शुरू की गई थी, यानी कि ट्राइबल्स जो होते हैं, जो एक विशेष ट्राइबल्स हैं उनके लिए योजना शुरू की गई थी। और भारत में जो है पीवीटीजी का दर्जा जो है 75 जनजातियों को वर्तमान में मिला हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। पीवीटीजी में बात की जाए तो यहाँ पर 75 ग्रुप हैं और इनका कैटेगराइजेशन जो है समिति बनाई गई थी। यहाँ पर जो है ढेबर आयोग बना था इनके कैटेगराइजेशन के लिए, इनको अलग से यहाँ पर वर्गीकृत करने के लिए। सर्वाधिक जो है पीवीटीजी जो हैं ये पाए जाते हैं उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है। ये पिछले बार भी बजट में इसको जिक्र किया गया था और ये इस बार भी इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जिक्र किया गया है। 17 सितंबर 2023 को इसको शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी का इसी दिन बर्थडे भी होता है और तब इसको शुरू किया गया था। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ये 18 कारोबार यानी कि 18 ट्रेड्स में ये सहायता करने वाली है, जैसे कि नाई हो गया, बुनकर, लुहार, इनको ये जो योजना है यहाँ पर ये फ़ायदा करेगी, ये आप ध्यान रखें। अमृत काल जो बोला जा रहा है यहाँ पर इसकी अवधि जो है 25 वर्ष है, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक योजना है पीएम श्री योजना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ये स्कूलों को बेहतर करने के लिए योजना जो है शुरू की गई है। इसके अलावा बजट में बताया गया है कि 3000 नई आईटीआई जो हैं स्थापित की गई हैं। कितनी? 3000 नई आईटीआई स्थापित की गई हैं अभी 10 वर्षों में। तो यहाँ पर जो है जो मोदी गवर्नमेंट का कार्यकाल है इसमें यहाँ पर कंपैरिजन पिछली सरकार का इस बार का किया गया है, तो इसमें ये सब चीज़ें बताई गई। तो हमको ध्यान रखना है कि 3000 नई आईटीआई स्थापित की गई हैं और 7 जो हैं आईआईटी स्थापित की गई हैं, 16 ट्रिपल आईटी स्थापित की गई हैं और 7 जो हैं आईआईएम जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट जो है ये 7 बनाए गए हैं। इसके अलावा 15 एम्स भी यहाँ पर जो हैं बनाए गए हैं 10 वर्षों में। इसके अलावा 390 जो हैं विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बजट है इसमें बताया गया कितने जो हैं एम्स बनाए गए हैं या फिर कितने विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कितनी आईटीआई की स्थापना की गई, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसमें बताया गया है कि किसानों को जो है रुपए जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें आपको पता भी होगा कि 2000 रुपये की किस्त आती है और कुल मिलाकर पूरे साल में 6000 रुपये जो है किसानों को दिए जाते हैं। पहले ये योजना जब आई थी तो ये कुछ किसानों के लिए थी, लेकिन बाद में सभी किसानों के लिए इसको लागू कर दिया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है गोरखपुर से हुई थी और 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की जाती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ से योगी आदित्यनाथ जो हैं यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। 2000 रुपये दिए जाते हैं, 3 किस्तें आती हैं, तो टोटल जो है 6000 रुपये जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दिए जाते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। पीएम मुद्रा योजना, इस योजना के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और पीएम मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी और ये इसके तहत जो है एमएसएमई में यहाँ पर माइक्रो मीडियम माइक्रो जो स्मॉल इंडस्ट्री है इनके लिए जो लोन है ये प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा मुद्रा योजना जो है ये शुरू की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। तो ये योजना दोनों एक साथ शुरू की गई थी, दोनों में जो है लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 10 वर्षों में जो है उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का नामांकन जो है ये 28% बढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें महिलाओं का नामांकन कितने % बढ़ा है, तो ये बढ़ा है 28%, ये ध्यान रखें। इसके अलावा स्टेम पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन जो है लड़कियों और महिलाओं का जो है ये बढ़ा हुआ है और ये दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ पर जो है स्टेम का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के जो पाठ्यक्रम होते हैं उसमें महिलाओं का नामांकन 43% है और ये दुनिया में सबसे अधिक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अमृत काल के लिए कुछ कार्यनीति बनाई गई हैं, जिसमें पहला हो जाएगा संधारणीय विकास
दूसरा अवसंरचना और निवेश, तीसरा है समावेशी विकास स्वास्थ्य के लिए, चौथा समावेशी विकास पर्यटन और आवासन के लिए, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। यहाँ पर इनके बारे में जो है बजट जो है पूरा इसी पर बेस्ड है, जिक्र किया गया है इनके बारे में। तो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हुए हैं। तो पहला है हमारा संधारणीय विकास। इसमें जो है क्लीन एनर्जी और पोल्यूशन लेस यहाँ पर इन्वायरमेंट हमको बनाना है। तो इसके लिए जो है भारत ने 2070 जो लक्ष्य है भारत का नेट जीरो कार्बन इमिशन का, ये लक्ष्य है 2070। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, यानी कि 22 जनवरी 2024 को, जब प्रधानमंत्री वापस आ रहे थे वहाँ से, तो इन्होंने सूर्योदय योजना की शुरुआत यहाँ पर करने की घोषणा की थी और बताया कि 1 करोड़ जो परिवार हैं उनको सूर्योदय योजना के तहत जोड़ा जाएगा और जो रूफ टॉप जो सोलर पैनल हैं वो लगाए जाएंगे, जिससे कि बिजली प्रोड्यूस होगी। तो ये फ़ायदा होने वाला है। तो सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को शुरू की गई है, अयोध्या से शुरू की जा रही है। तो इसको अभी आगे भी इसके बारे में जिक्र है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और इससे जो होगा क्लीन एनर्जी जो है वो बनने वाली है। इसके अलावा PM ई बस योजना जो है पहले भी यहाँ पर जो शुरू हो चुकी है और इसके तहत जो है 1000 नहीं 10,000 जो है ई बस शुरू की जाएंगी। PM ई बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो शुरू की जाने वाली हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फेम योजना भी चलाई जा रही है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है अवसंरचना और निवेश। यहाँ पर जो पॉइंट्स कवर किए गए वो सिर्फ आपको एग्जाम में फ़ायदा करेंगे। इसके अलावा जो बजट का जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप लोग उसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पर जो है 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारे बनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा बनेगा, पत्तन संपर्कता गलियारा बनने वाला है। इसके अलावा अधिक यातायात वाले गलियारे जो हैं वो बनाए जाएंगे, इसकी यहाँ पर घोषणा की गई है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा यहाँ पर गलियारा बनाए जाने, कौन सा गलियारा नहीं बनाया जाएगा या फिर बनाया जाएगा, तो ये तीनों पॉइंट दे देगा, आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा देखा जाए तो नेशनल हाईवे जो हैं फाइनेंशियल 2022 में कितने हैं, यहाँ पर हो जाएंगे 1,44,634 नेशनल यहाँ पर हाईवे जो हैं, इतने जो नेशनल हाईवे की दूरी है ये बनाई गई है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और एयरपोर्ट की जो संख्या है ये हो जाएगी 149 एयरपोर्ट जो हैं वो बनाए गए हैं, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं समावेशी विकास स्वास्थ्य के लिए। तो समावेशी विकास स्वास्थ्य के लिए की बात की जाए तो इसमें जो है बालिकाओं यानी कि 9 से 14 वर्ष की जो होंगी उनको सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर जो है ये होता है HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके लिए जिम्मेदार होता है, इससे सर्वाइकल कैंसर होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखो। सबसे ज़्यादा जो कैंसर है ये यही वाला होता है महिलाओं में। मिशन इंद्रधनुष के लिए यूविन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया जाएगा और मिशन इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण से संबंधित है और इसको शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास जो है किया जाएगा और आकांक्षी जिले कितने हैं, तो इनकी संख्या हो जाएगी 112। इसमें जो है समावेशी विकास यानी कि संपूर्ण विकास इन जिलों का किया जाएगा जो कि पिछड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए। यहाँ पर जो है बजट में बताया गया है कि नैनो DAP की यहाँ पर शुरुआत की गई है और पहला प्लांट जो है कलोल गुजरात में लगाया गया है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। और यहाँ पर जो है 5 एकीकृत एक्वा पार्क जो है वो बनाए जाएंगे। लखपति दीदी का लक्ष्य जो है 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ लोगों को यहाँ पर लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कर में जो है कोई भी छूट नहीं दी गई है। यहाँ पर कर में छूट का मतलब यह है कि कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो पिछले साल था वही इस बार भी लागू होगा। इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जो बजट है ये अंतरिम बजट है, तो आगे जब सरकार दोबारा बदलेगी तब उसके बाद जो है दूसरा बजट आएगा, तब यहाँ पर जो है नई चीज़ें लागू होंगी। पहले की तरह यहाँ पर जो है 7 लाख रुपए तक की आय पर यहाँ पर जो है वो टैक्स फ्री होगी। 7 लाख रुपए तक की आय जो है वो टैक्स फ्री होगी। पिछली बार भी यही था और इस बार भी यही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि मंत्रालयों को आवंटन जो है इसके बारे में पूछता है कि किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा रुपए जो है आवंटित किए गए हैं।
तो इस बार जो है रक्षा मंत्रालय को जो है सबसे ज़्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रक्षा मंत्रालय को। दूसरा नंबर है रोड ट्रांसपोर्ट। रोड मंत्रालय जो है इसको किए गए हैं 2.78 लाख करोड़ रुपए इसको आवंटित किए गए हैं। और रेल मंत्रालय जो है इसको किए गए हैं 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा जो है रक्षा मंत्रालय को रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा पूछता है कि मनरेगा में यहाँ पर जो है कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो मनरेगा में जो है 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। मनरेगा की बात करें तो पहले इसका नाम जो है नरेगा था और एक्ट आया था 2005 में। नरेगा को लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। नरेगा का नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। तो यह पॉइंट ध्यान रखें, मनरेगा में जो है 8600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत जो योजना है इसके लिए 7500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। यहाँ पर जो है बजट अनुमान जो लगाया गया है 2024-25 में कुल व्यय जो है अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर जो है 47,65,768 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है अनुमान लगाया गया है कि इतना जो है व्यय होगा। और जिसमें से कुल पूंजीगत व्यय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 11,101 यहाँ पर जो 111 जो है करोड़ रुपए जो है यहाँ पर पूंजीगत व्यय होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और जो जितना पूंजीगत व्यय हो रहा है ये जीडीपी का 3.4% है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पर कुल व्यय जो है हमारा 47 लाख लगभग हो रहा है। इसके अलावा जिसमें कुल पूंजीगत व्यय जो है ये हो जाएगा हमारा 11,11,111 करोड़ रुपए जो है किया जा रहा है और जीडीपी का 3.4% होगा। अब यहाँ पर बात की जाए कि राजकोषीय घाटा कितना है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि राजकोषीय घाटा कितना होगा। तो वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर एक टर्म है प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट। अगर पूछता है एग्जाम में क्या होता है तो ये हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट जितना हो रहा है, जितना इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें तो हमारा प्राथमिक घाटा जो है वो प्राइमरी जो यहाँ पर डेफिसिट है वो निकल कर आ जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। बजट में यहाँ पर रुपया जो है वो आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ है, ये भी पॉइंट आप एक बार देख लें। यहाँ पर जो है मार्केट बारोइंग यहाँ से रुपया जो है 28% सबसे ज़्यादा यहाँ से आता है। आयकर से यहाँ पर 19% आता है और जीएसटी से 18% रुपया जो है बजट में आता है और कुछ अन्य स्रोतों से भी यहाँ पर रुपया जो है वो आता है। रुपया जाता कहाँ है? तो जब मार्केट से रुपया ज़्यादा लिया जाएगा तो उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ब्याज अदायगी में 20% रुपया जो है जाता है बजट का। और स्टेट को जो रुपया आवंटित किए जाते हैं उसमें 20% शेयर जाता है। रक्षा क्षेत्र में 8% जाता है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें कि यहाँ से रुपया आता है और यहाँ को रुपया जाता है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 7.3% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। पिछली बार भी यही था और इस बार भी यही है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिलने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो है तिरंगा बैच जो कुमार गौरव सर का है उसका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।